हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ अर्शिका। आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले फीस एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो हमारी यहाँ पे पॉलिटी चल रही है, काफ़ी लेंदी हो जा रही है आर्टिकल, इसलिए ये थर्ड पार्ट है आपका। बट कोई ना, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यूपीएससी 2020 की, उससे यही समझ में आ रहा है कि आपको टॉपिक के ना एकदम डेप्थ तक जाना है। हर एक चीज़ आपको, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक से, तो आप उसको उस जितने भी स्टेटमेंट होंगे ना, उन सारे स्टेटमेंट को आप टैकल कर पाओगे। अदरवाइज़ आप ये देख रहे होंगे, काफ़ी मैक्सिमम बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि जैसे एमपी लैट का जो क्वेश्चन आया था उसमें आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाज नॉर्मल, ओके। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो बिल्कुल से न्यू था, और आप लोग उसी में फंस गए थे कि एटलीस्ट 10% जो है उनका मीन्स जितने भी एमपी होते हैं उनके वर्क को देखा जाता है कि नहीं देखा जाता, ये कहीं भी नहीं था। ठीक है, लेकिन आपने अगर आउट ऑफ वे जाकर अगर देखा होगा, कहीं पे गूगल सर्च किया होगा, तो आपको इस तरीके की चीज़ें कभी भी देखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं ये चेकआउट किया जाता है। एटलीस्ट कुछ तो देखा जाए कि जो एमपी को इतने हर एक साल पैसे दिए जाते हैं, 5 करोड़ तक उनको अगर पैसे दिए जाते, तो वो पता तो होना चाहिए कि वो कितना काम कर रहे हो, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की वहाँ पर प्रावधान थी। लेकिन यही बात है कि आपको हर एक चीज़ बेटर तरीके से पढ़ना है, और काफ़ी बच्चों का ये टॉपिक अच्छे से कवर होने के बावजूद भी क्वेश्चन गलत करके आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की। इसलिए अब मैं यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज कर रही हूँ पढ़ाने का, थोड़े और हम लोग डिटेल में देखेंगे सारे टॉपिक को, क्योंकि वो अब ज़रूरी है आप लोग के लिए। फाइन, तो कुछ भी यहाँ पे छोड़ के नहीं चलना है, पूरी चीज़ों को डिटेल में अच्छे से समझना है एकदम से, जिससे कि आपका प्रीलिम्स पे टैकल हो जाए। आप जब लिखने बैठो तो आप आराम से लिख भी सको, और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से आप दे भी सको। तो मैं बस इन तीनों स्टेप्स को लेकर, इन तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से यहाँ पर डील करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग आर्टिकल 370 देख चुके हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कल देखे थे। आज अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस है। ये भी अगेन बहुत ही लेंदी आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही शानदार है। कहते हैं ना कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि बैकवर्ड क्लासेस किसे कहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मीन्स एकदम आपको पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट और फ्यूचर आस्पेक्ट सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6th शेड्यूल की जो स्टेटस है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हमेशा हम लोग देखते होंगे आप लोग कि काफ़ी ऐसे स्टेट है जो कि 6th शेड्यूल में आने का वो डिमांड करते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको आज ही कंप्लीट कर दूं, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा खिंच जा रहा है, क्योंकि आज की जो है ये आपकी थर्ड पार्ट है। तो जो लास्ट लेसन हम लोग यहाँ पे स्टडी किए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप लोग आंसर देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए जितनी मेहनत मैं आपके लिए यहाँ पे कर पा रही हूँ, तो उतनी मेहनत आप अपने लिए यहाँ पे ज़रूर कीजिए। क्या कीजिए कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे क्या होगा, पहली चीज़ कि आप खुद को एक्टिव फील कर पाओगे, कभी भी बोर नहीं, लेसन सुनते समय बोर नहीं लगेगा आपको। सेकंड चीज़ ये है कि आप रिकॉल कर पाओगे, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे कल आपने पढ़ा, आज आप उसको आंसर लिख रहे हो, इट मीन्स कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप खुद भी जाकर देख सकते हो, नहीं तो कल मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी आपके सामने। तो वो क्या होता है ना कि पहले वाला रिवाइज होते जाएगा, आगे वाले भी चीज़ें आप पढ़ते जाओगे, तो भूलने की जो टेंडेंसी है वो आपकी कम हो जाएगी। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आर्टिकल 370 तो पूरी तरीके से थियोरेटिकल था, उसमें तो यही बताया गया है कि 1 साल एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो खाक सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि कैसे 1 साल में जो 370 हटाया गया है, उसके साथ आपका ऑटोमेटिक आर्टिकल 35 भी हट गया है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं हर एक फील्ड में, वो हम लोग देखें। यहाँ पे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इफ़ एनीबडी आस्क्ड यू व्हाट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, अपने लैंग्वेज में सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए। सेकंड चीज़ है कि आर्टिकल 142 का 2, 142 आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अभी भी सुशांत केस की जो सुसाइड केस है उनमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आया था, उसमें भी उन्होंने आर्टिकल 142 को इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा क्या पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 142 के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो है सिविल कंटेम्प्ट एंड सेकेंड वन इज़ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बट सिविल कंटेम्प्ट इज़ वेरी सिंपल, आपको पता ही होगा, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, इसमें कौन कौन से यहाँ पे आपका क्लॉज है, ये भी आपको बतानी है। तो 3 क्वेश्चन है, आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, और कल हम लोग इसके आंसर डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है।
इट मीन्स कि जो कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पे कुछ एग्जामिन किया जा रहा था। इट मीन्स कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी आप देखोगे कि सब कैटेगराइजेशन है। कहने का मतलब है कि कौन यहाँ पे क्रीमी लेयर में आते हैं, कौन यहाँ पे क्रीमी लेयर के नीचे आते हैं, कौन अबव है। तो एक सब कैटेगराइजेशन भी किया गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन कुछ इश्यूज निकल कर आ रहे थे इसमें, तो उसी को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन दिया गया है कमीशन को। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये अदर बैकवर्ड क्लासेस होते कौन है और ये होता क्या है। अदर बैकवर्ड क्लास, जिनको हम लोग ओबीसी भी कहते हैं, ये एक कलेक्टिव टर्म है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है किसी कास्ट को यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए। और क्लासीफाई जो करते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि लेटर वैदिक एज से हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, तो कास्टिज्म चलती है। बेसिकली सारे लोगों को 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 कास्ट चलते आ रहा है लेटर वैदिक एज से। अब वो चीज़ आज के भी डेट में प्रिवलेंट है, लेकिन क्या हो गया है कि आज के डेट में हम लोग मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, और जब से हम लोग संविधान को अडॉप्ट किए हैं उसके बाद से जो है हमारे यहाँ कैटेगरी जो है, कैटेगराइज करने का जो सिस्टम है वो अलग तरीके से हमने किया। अलग तरीके से क्या किया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ले आए, स्केड्यूल कास्ट ले आए, स्केड्यूल ट्राइब्स ले आए, ठीक है, नाम चेंज कर दिया लेकिन कुछ और उसमें प्रोविज़न ऐड कर दिया। तो ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इसमें क्या है कि कुछ लोगों को कास्ट में यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है, यानी कि जिनको एजुकेशनली जो सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रहे, और सोशली जो है यानी कि अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही है, दिनचर्या जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ से अगर वो वंचित है तो उनको यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हेट्रोजीनस ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट ग्रुप है, बहुत ही नंबर ऑफ आपको यहाँ पे कास्टिज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे जातीज़ है, सब कास्ट भी है, जो कि बहुत वैरी करते हैं सोसाइटल या इकोनॉमिक स्टेटस में। आप देखोगे तो ये वैरी करता है। ओबीसी में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ भी आते हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, साथ ही साथ जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हो, तो ये सारे लोग जो इंक्लूड होते हैं वो ओबीसी में ही होते हैं। फाइन। तो अब और देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक 4 मेंबर कमीशन बनाया गया, जिसको यहाँ पे हेड कर रहे हैं जी रोहिणी, वो भी 2017 में बनाया गया था। और किस आर्टिकल के तहत ये बनाया गया था, तो ये है आर्टिकल 340 के तहत यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 4 मेंबर का कमीशन बनाया गया था। एम यही था कि जो यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, एक शेयरिंग ऑफ बेनिफिट जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि जितने भी लोग अगर ओबीसी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो उनको जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो इक्वल सब में शेयर होना चाहिए। ये जो आर्टिकल 340 है, अगेन ये आर्टिकल को ध्यान रखना है। आर्टिकल 340 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें ये रखा गया है कि जो कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए कुछ कंडीशन है, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमीशन को अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, वो सब आर्टिकल 340 में रखा गया है। अब इस कमीशन में कुछ मैंडेट किया गया है, तो क्या क्या चीज़ यहाँ पर अनिवार्य है। सबसे पहला यही है कि जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट का, यानी कि रिजर्वेशन जो दिया गया है, ओबीसी वाले को रिजर्वेशन दिया गया है 27%, और 27% रिजर्वेशन किस चीज़ में दी गई है, तो एजुकेशन में दी गई है, साथ ही जॉब में दी गई है। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे जो ओबीसी वाले को इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है, तो ओबीसी कैटेगरी में सारे जितने भी लोग आते हैं ना, सबको यहाँ पे इक्विटेबल तरीके से नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी चीज़ों को यहाँ पे एग्जामिन किया जाता है। अब यहाँ पे इस मैकेनिज्म को वर्कआउट किया जाता है, यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है उसको देखा जाएगा, जो नॉर्म्स है उसको देखा जाएगा, जो पैरामीटर्स है उसको देखा जाएगा, और एक साइंटिफिक अप्रोच में चलेंगे, जो कि सब कैटेगराइजेशन जो किया जा रहा है ना उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि इसमें भी आप देखोगे कि ओबीसी के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे और ज़्यादा उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है, यानी कि कैटेगराइजेशन ऑन व्हाट बेसिस, तो ये आपका एनुअल इनकम के बेसिस में है, जिसको हम लोग प्यार से क्रीमी लेयर कहते हैं। तो आगे हम लोग और भी देखेंगे इसके बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमीशन है वो है मंडल कमीशन। आई होप कि आप लोग सबको इसके बारे में जानते हो। मंडल कमीशन है 1990 में क्या हुआ कि जो तब के जो यूनियन गवर्नमेंट थे उनके द्वारा अनाउंस किया गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में और पब्लिक सेक्टर यूनिट में। और ये जो यहाँ पे प्रावधान दिया गया था, ये हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 16(4) के तहत यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है।
ये जो डिसीज़न था ये आपका मंडल कमीशन रिपोर्ट के ही बेसिस पे था, जो कि 1980 में आया था और इसको सेटअप किया गया था 1979 में। और इनको यहाँ पे बीपी मंडल के द्वारा जो है इस कमीशन को चेयर किया जा रहा था। इस कमीशन में आप देखोगे मंडल कमीशन में यहाँ पे जो सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया और इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत उनको रखा गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बात किया जा रहा है, इकोनॉमिकली बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है ओबीसी रिजर्वेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उसको 1992 में बाकायदा इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, बट जो एजुकेशन कोटा था वो 2006 में आया। तो ये थोड़ा देर हो गया था आने में, लेकिन एजुकेशन कोटा 2006 में आया। और ये किस आर्टिकल के अंदर दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 15(4) है। 16(4) और 15(4) ये दो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 में हम लोग बात करते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जॉब में, वो भी विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इन सब के बीच में जो है आप इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि किसी के भी लोगों को उनके जाति, उनके धर्म, उनके प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी बेसिस पे जो है ना उनसे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये आर्टिकल 15(4) है और 16(4) है, जिसमें कि इस तरीके का कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरीके का जो बेनिफिट यहाँ पे रखा गया, यानी कि मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी और इस तरीके का बेनिफिट जो ओबीसी कैटेगरी को देने की बात की गई थी, तो यहाँ पे आपका बनाया गया क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। और क्रीमी लेयर जो क्राइटेरिया लाया गया था ये किस केस में था, तो द वन ऑफ द वेरी फेमस केस जो कि है इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का। इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के तहत इस तरीके का क्रीमी लेयर लाया गया और इसमें ये कहा गया कि कोई भी हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा है तो उसको क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रख दिया जाएगा और वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे कि फर्दर वो ओबीसी के अंदर आकर भी जो है वो यहाँ पे रिजर्वेशन का जो 27% रिजर्वेशन है उसकी वो लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो भी क्रीमी लेयर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बाउंडेशन है क्रीमी लेयर, यानी कि 8 लाख अगर एनुअल इनकम है या फिर इससे भी ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर के बाहर आ जाते हैं, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइडिया अगर हम लोग देखें कि इस सब कैटेगराइजेशन का आइडिया कहाँ से निकल कर आया, तो जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट था 1955 का, जिसमें कि यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को प्रपोज किया गया था कि ये बैकवर्ड है या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। यानी कि बैकवर्ड में भी आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि रिजर्वेशन का वो लाभ ही नहीं मिलता और वो एक्सट्रीम बैकवर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1979 में, एक यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि LR नाइक जो मेंबर थे उनके द्वारा एक प्रपोज किया गया कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस में। तो इनका ये कहना था कि 2 तरीके से कैटेगराइजेशन होना चाहिए। 2015 में क्या हुआ कि NBFC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसको प्रपोज किया गया और ओबीसी को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्या है, ग्रुप ए। ग्रुप ए कहने का मतलब है कि जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े है, यानी कि वो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनमें। सेकंड है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, ग्रुप बी है। यहाँ पे वोकेशनल ग्रुप है जिनमें कि आप देखोगे कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वो करते आ रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई फैमिली है ओबीसी के, वो अगर फार्मर्स है तो उनके बेटे लोग भी फार्मिंग में ही ध्यान दे रहे, फिर उनके बेटे भी फार्मिंग में ही ध्यान दे रहे, यानी कि उनका दायरा बढ़ा नहीं है। वो जो करते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते आ रहे हैं उनके पूर्वज, वो उसी पे ही लगे हुए हैं, तो उनका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस तरीके के लोगों को ग्रुप बी में रखा गया है। थर्ड यहाँ पे है बैकवर्ड क्लास, जिनको यहाँ पे ग्रुप सी कहा जा रहा है और ये कंपैरेटिवली थोड़े फॉरवर्ड है, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी के कंपैरिजन में ग्रुप सी जो है यहाँ पे ओबीसी के कैटेगरी में वो फॉरवर्ड माने जाते हैं। तो इस 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है जो कि NCBC जो यहाँ पे आपका कमीशन बना था उनके द्वारा यहाँ पे 3 कैटेगरी रखा गया है। अगर हम लोग NCBC के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पूरे 28 राज्य में 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें ये सब कैटेगराइजेशन ओबीसी फॉर रिजर्वेशन रखा गया है। अब कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे, तो ये है वो 11 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, जिसमें कि इस तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन किया गया है, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है।
तो ये तो पूरी रही हिस्ट्री, जिससे आप समझ पाए कि ठीक है यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन कहाँ से बात निकल कर आई और किस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो गया। बट ये समझने का कोशिश करते कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कमेटी बनाने की, और क्या ज़रूरत पड़ी कि ओबीसी जब ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया है तो फिर यहाँ पे ओबीसी में भी सब कैटेगराइजेशन का क्या ज़रूरत पड़ा। तो ये समझिए, सबसे पहला यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ा, दो रीज़न बताया जा रहा है। पहला तो कि जो लोगों को यहाँ पे एक्चुअली रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, उन लोगों को एक्चुअली रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आप हर एक कास्ट में देखोगे कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, या फिर आप लोग ओबीसी में ही देख लो कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, बट एक्चुअली वो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली नीडी है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का सब कैटेगराइजेशन किया गया है। सेकेंड है कि बेनिफिट, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिकली पे बेसिस पे यहाँ पे रखा गया, क्योंकि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को दिया गया है, लेकिन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, उन पे फोकस करने के लिए इस तरीके का जो है रिजर्वेशन का में सब कैटेगराइजेशन किया गया है। तो अगर पहले की बात करें कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो कि सिर्फ लिमिटेड सेक्शन तक ही है, रोहिणी कमीशन के द्वारा ये हाईलाइट किया गया था कि जो सेंट्रल लिस्ट है, यानी कि 2633 सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, इसमें से आप देखोगे कि अबाउट 1900 जो कास्ट है ना वो प्रोपोर्शनैलिटी बेनिफिटेड, यानी कि उनको बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है। सॉरी, 2633 में से 1900 ऐसे हैं जिनको कि इस तरीके का ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ लिमिटेड ही है। ये फिर आप लोग भी अगल बगल ऐसे आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिजर्वेशन में आते हैं लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की, उनकी फैमिली की पोजीशन सही है, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वो वेल्दी है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में जो कि इस रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनको उस तरीके की रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसलिए ये दो रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रूरत पड़ा कि सब कैटेगराइजेशन बनाने का। अब यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं इसी के लिए। तो एक फिक्स कोटा है, यानी कि 8 to 10% जो है 27% ऑफ ओबीसी कोटा के तहत ये फिक्स कोटा है कि 8 to 10% जो है वो ऑलमोस्ट 1900 कास्ट है, वो भी इस सेंट्रल लिस्ट से। तो ये जो 1900 कास्ट है ना, इसमें 2-3% जो टोटल सीट्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो दूसरे ग्रुप है उनसे ये अफेक्ट नहीं होंगे, और यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जो अपॉर्चुनिटी है ये इनको एक अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। सब कैटेगराइजेशन जो है वो यहाँ पे जो बेनिफिट है, यानी कि ओबीसी के तहत जो बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया जाएगा, नॉट ऑन सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि जो भी यहाँ पे कुछ रिलेटिव बेनिफिट है सब कैटेगराइजेशन के अंदर वो यहाँ पे ओबीसी में इसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इससे जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो कि नीचे वाले सेक्शन है, जिनको कि कुछ भी तरीके का उनको बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पे एक फेयर शेयर ले पाएंगे अपने कोटा का, यानी कि उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा बेटर तरीके से, वो भी रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या चैलेंजेस आएगी ये समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, यानी कि आप जानते हो कि पॉलिटिक्स हर एक जगह इंक्लूड हो जाता है, चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो। अभी आप लोग देख रहे हो कि हाथरस वाला केस है, उसमें भी पॉलिटिशियन जो है अपना पता नहीं कैसे ये लोग करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत में भी आप देखो कि सिर्फ पॉलिटिक्स है, हर एक जगह आपको पॉलिटिक्स ही देखने को मिलेगा, और जो मुद्दे को सीरियसली बात करना चाहिए वो लोग उस मुद्दे पे बात नहीं करते। वो लोग किसी भी केस को अदर डायरेक्शन में मूव करके वो बस अपना जो होता है ना वोट बैंक के थ्रू वो अपने डायरेक्शन पे वो चलते हैं। तो ये जो सब कैटेगराइजेशन ओबीसी में किया जा रहा है, इस तरीके का जो मूव है ना, इससे एजिटेशन भी देखने को मिला, यानी कि जो ओबीसी के कुछ सेक्शन है वो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए, वो यहाँ पे निकल कर आए बाहर, और जो उनको यहाँ पे बेनिफिट है वो फिर से यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो ओबीसी रिजर्वेशन है ना, इसमें पॉलिटिकल टर्मोल भी देखने को मिला, वो भी पास्ट में हम लोग देखे कि बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं पॉसिबल इफेक्ट भी देखने को मिला। जो अपकमिंग हमारा बिहार में जो असेंबली इलेक्शन है वो यहाँ पर डिनाई नहीं किया गया, यानी कि इस कोविड-19 में बिहार ऐसा एक पहला स्टेट होगा जहां पे अभी असेंबली इलेक्शन जो है वो होने वाली है, तो इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। साथ ही पुराने और अनरिनेबल जो एस्टिमेट है उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि क्या क्या जितना भी ओबीसी में कितने पॉपुलेशन है, किस कैटेगरी में किस पॉपुलेशन है, तो उस तरीके के सारे डेटा को हम लोग कौन से सेंसस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1931 के सेंसस से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो 2011 का सेंसस है जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बेस्ड ये आपका सेंसस है, इनके डेटा को यूज़ करना चाहिए, बट इनके डेटा को यूज़ नहीं करते। आदम जमाने के डेटा को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है 1931 की। तो आप लोग समझ सकते हो कि आज़ादी से पहले का क्या सिनेरियो था और आज़ादी के बाद, यानी कि आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, लेकिन हम लोग डेटा और
एस्टिमेट कौन सा इस्तेमाल करें, तो 1931 की। सोचने वाली बात है, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा? बाकायदा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबिलिटी है, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है कि सोशल का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, तो कमी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की कमी है। साथ ही ये डिफ़िकल्ट भी है, यानी कि इसको स्टैटिस्टिकली एक्सरसाइज करने में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कास्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर जो ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से देखें तो 2514 ओबीसी कास्ट है हमारे कंट्री में, और साइंटिफिक जो सब कैटेगराइजेशन है यहाँ पे हर एक कास्ट को जो एनालाइज किया गया तो वो भी चैलेंजिंग हो सकेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो स्टेट टू स्टेट ये वेरिएशन भी देखने को मिलता है, यानी कि हर एक कास्ट में जो है एक प्रॉपर, आप समझ लो कि यूपी में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 3000 है, ठीक है। वहीं अगर आप बिहार में आओगे तो ये 4000 भी हो सकता है, महाराष्ट्र में जाओगे ओबीसी की तो ये 2000 भी हो सकता है। तो ये क्या है कि पॉपुलेशन जो है ना स्टेट टू स्टेट वैरी भी है, तो हर एक स्टेट में अलग तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे प्रोविज़न लाकर उनको इस तरीके का बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा। तो इट मे बी डिफ़िकल्ट, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके का बेनिफिट तो प्रोवाइड करना ही है ना, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी को इतने सारे जो रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है तो उनको कहीं ना कहीं से तो लाभ मिलना ही चाहिए। तो हम लोग और ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे कि उनको बेटर तरीके से लाभ मिले? तो सबसे पहला है कि जो ये क्रीमी लेयर का जो सेलिंग रखा गया है 8 लाख एंड अबव, तो उसको यहाँ पे रिवाइज करने का ज़रूरत है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इनका ये डिमांड है, जो इनकम सेलिंग रखे है ना फर्दर इसको रिवाइज करना चाहिए, करंट लिमिट यहाँ पे देखना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये कह दिया गया है कि एक कमीशन बना दिया गया है ओबीसी के लिए, लेकिन इनको और भी पावर देने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा मजबूत करने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात निकल कर आई है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब तक अगर हम लोग देखें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 338 है जो कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए था, जो कि यहाँ पे ओबीसी की जो भी प्रॉब्लम होती थी वो किस में देखा जाता था, तो कमीशन जो शेड्यूल कास्ट के लिए कमीशन है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो देखते ही थे, लेकिन ओबीसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसी कमीशन के द्वारा देखा जाता था। लेकिन जो प्रेजेंट एनसीबीसी है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो इसी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि 338 जो आर्टिकल है उसी में यहाँ पे 338 आर्टिकल बी यहाँ पे आपका एक क्लॉज ऐड कर दिया गया, जिसमें कि सिर्फ यहाँ पे आपका ओबीसी लिस्ट में जितने भी यहाँ पे एक्सक्लूसिव कास्ट है, इंक्लूसिव कास्ट है, उन्हीं के लिए यहाँ पे रिकमेंड दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, और एक्ट कौन सा था, तो 102 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसका ये एम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना है एनसीबीसी को, जिससे कि और ज़्यादा पावर इस कमीशन को दिया जा सके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि कंफ्यूज मत होइए कि ये एक्ट आपका कम है, 102 है, और बिल आपका 123 है। तो बिल देखिए बहुत सारे पास होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन सारे बिल कानून बन जाए, सारे बिल एक्ट बन जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बिल खारिज भी हो जाते हैं, कुछ बिल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उसको वापस भी कर दिया जाता है, या फिर प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड भी कर लेते हैं। तो बहुत ही कम बिल जो है, बिल के नंबर हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू एक्ट का, क्योंकि हर एक बिल कानून में नहीं कन्वर्ट होता है, कुछ बिल जो है कानून में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये आपका बिल कहा जाएगा 123, और यहाँ पे जो कानून होगा वो 102 है। इस अमेंडमेंट में आप देखोगे तो कुछ चेंजेस लाए गए, और वो भी आर्टिकल 342A और 366 में। तो 342A में क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है, यानी कि जो सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कुछ सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलेगी। आर्टिकल 366 की बात करें तो इसमें क्या है कि डेफिनेशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इस कानून के तहत अगर हम लोग देखें, जो ये कानून आपका बनाया गया है एनसीबीसी एक्ट 1993 का, तो यहाँ पे एनसीबीसी को जो है ना, यहाँ पे 5 मेंबर है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इनका जो टेन्योर है और जो कंडीशन है ये भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि मान लीजिए कि अगर रिजर्वेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई इकोनॉमिक ग्रेवियंस है, या फिर वायलेंस हो रहा है लोगों में, तो ये सारी चीज़ें जो है कमीशन के पास आ सकता है। साथ ही इस कानून में एक प्रोपोज्ड कमीशन भी है जिनके पास पावर है कि वो यहाँ पे ओबीसी वाले लोगों की जो राइट और सेफगार्ड है, अगर इसको डिप्राइव किया जा रहा है तो उसके कंप्लेंट को भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही इनको सिविल कोर्ट का भी पावर है कि यहाँ पे वो सूट भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही किसी को भी बुला सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसको प्रोड्यूस करा सकते हैं, और एविडेंस भी, अगर उनको किसी भी तरीके का अगर ऐसा लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, कहीं पे भी कुछ गलत हुआ है ओबीसी वाले लोगों के साथ, तो अगर उनको प्रूफ की ज़रूरत है तो वो प्रूफ भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो इतना इनके पास फंक्शन है, और साथ ही साथ इनको जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इनका टेन्योर कंडीशन सब कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है।
अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका न्यूज़ है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब, तो रिसेंटली क्या है कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा ये फिर से लीगल डिबेट को इस इशू के ऊपर रीओपन किया गया है। अब इसकी कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2005 में वी चेन्या, यहाँ पे क्या था कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि स्केड्यूल कास्ट के लिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे सबसे पहले स्केड्यूल कास्ट यानी कि सारे जो स्केड्यूल कास्ट है वो यहाँ पे कलेक्टिवली इंजॉय कर पाए उस तरीके का यहाँ पे रिजर्वेशन लेकर आना है। क्योंकि जो प्रोटेक्शन है ना वो यहाँ पे एजुकेशनल, इकॉनमी के ऊपर या फिर कुछ इस तरीके के फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट ये पूरी तरीके से जो अनटचेबिलिटी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि स्केड्यूल कास्ट के लोग का यहाँ पे हिस्ट्री से आप देख रहे हो कि अनटचेबिलिटी का वो शिकार होते हैं। तो वो जो यहाँ पे इसको फेस कर रहे हैं ना, वो सबके लिए यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न लाना चाहिए कि सबको इससे बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे इस पे बात किया गया था। ये जो बेंच है इनके द्वारा यहाँ पे इनके फेवर में यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है कुछ सर्टेन स्केड्यूल कास्ट के लोगों को, तो इसके फेवर में यहाँ पे रूल किया गया। अब देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत क्यों है। तो स्टेट्स यहाँ पे आर्गू कर रहे थे कि कुछ जो यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो कि अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, यानी कि कुछ आप लोग देखोगे कि स्केड्यूल कास्ट, कुछ सेक्शन ऑफ स्केड्यूल कास्ट के कंपैरिजन में कुछ ऐसे भी लोग हैं स्केड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो कि अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, यानी कि चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो चाहे वो जॉब में हो, तो जॉब के लेवल पे हो या फिर एजुकेशन लेवल पे हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार की अगर बात करें तो स्पेशल कोटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत ज़्यादा जो वल्नरेबल दलित है, दलित कहते हैं, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट लोगों को ये दलित भी कहा जाता है, तो जो वल्नरेबल दलित्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कोटा रखा गया है कुछ स्टेट में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार है। बिहार के द्वारा तो यहाँ पे महादलित कमीशन भी बनाया गया है जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्केड्यूल कास्ट में जो है, इस कास्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है कि कोई लोग इससे बाहर तो नहीं रह गए स्केड्यूल कास्ट के लोग को, तो बिहार के द्वारा ऐसा काम भी किया गया है। कुछ अगर हम लोग बात करें कि पॉसिबल मेथड जिसमें कि हम लोग सब कैटेगराइजेशन को इंक्लूड कर सके, तो क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट निकल कर आया है क्रीमी लेयर का, वो भी स्केड्यूल कास्ट के अंदर, तो अभी तो आप लोग देख रहे थे कि ओबीसी के अंदर ये आपका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बट द अनदर थिंग इज़ कि बातें हो रही है कि स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी इस तरीके का डिवीजन होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो 2000 जजमेंट में जो कि जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता में ये कहा गया कि ये जो कंसेप्ट है क्रीमी लेयर का, वो स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी इसको लाने की बात की जा रही है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि जैसे पंजाब का कुछ कानून है जो कि यहाँ पे क्रीमी लेयर यानी कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स जो है होते हैं, उनमें क्रीमी लेयर में ये आपका अप्लाई किया जा रहा है और उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यानी कि जो वाल्मीकि और वगैरह वगैरह आप देखोगे कि मजहबी जो सिख होते हैं पंजाब में, उनको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। So this article is all about the reservation, whether it is OBC or scheduled caste, scheduled tribe और मंडल कमीशन एंड एवरीथिंग। जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको हमने डिस्कस किया, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे केसेस थे उसको हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको इसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ डिमांड फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस। तो इसके बारे में पूरी बातें देखेंगे। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है, अभी आप देखोगे कि उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है इंटायर स्टेट के लिए कि यहाँ पे 6 शेड्यूल में इसको इंटर कराया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है। हर एक शेड्यूल को आप लोग को जाके देखना है कि हर एक शेड्यूल में किस किस टॉपिक पे बात की गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 6 शेड्यूल के बारे में, तो डिटेल में देखेंगे आगे कि 6 शेड्यूल भी क्या है। कुछ बैकग्राउंड पहले इसकी बातें कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इस तरीके का डिमांड क्यों रखा गया है कि पूरे इंटायर स्टेट को 6 शेड्यूल में काउंट करना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा ये डिमांडेड है कि इस स्टेट को 6 शेड्यूल के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जितने भी ट्राइबल पीपल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे और उनको सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करे। साथ ही साथ किस लिए? तो यहाँ पे आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली जितने भी लोग रहते हैं वो जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो सारे लोग नहीं लेकिन ट्राइबल्स पीपल्स जो है वो हर जगह फॉरेस्ट एरिया में वो रहना पसंद करते हैं, और फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो उनको फॉरेस्ट राइट भी बाकायदा प्रोवाइड किया गया है, कानून है इसके लिए। तो यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है इस स्टेट के, या चाहे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और इसका जो ओनरशिप है, इसको लेकर ट्राइबल पीपल्स जो है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। ये बात हो रही थी 2004-2007 में। स्टेट असेंबली के द्वारा 2 रेजोल्यूशन पास किया गया कि यहाँ पे नॉन ऑटोनोमस, यहाँ पे सॉरी ये मॉन लिखा है बट इट वुड बी नॉन, ठीक है। तो नॉन ऑटोनोमस जो रीजन है
ये हो गया MAR, नो इट इज़ ओके, मॉन ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है ठीक है, और यानी कि ये MAR है, और ये है PAC यानी कि पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल है। तो ये यहाँ पे जो 6 शेड्यूल है हमारे संविधान में, उसके प्रोविजंस के तहत यहाँ पे आपका 2 रेजोल्यूशन पास किया गया था कि ये 2 आपका बनाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका फॉरवर्ड किया गया सेंटर को इसके अप्रूवल के लिए, बट स्टिल इट इज़ पेंडिंग, कि अभी तक ये जो आपका रेजोल्यूशन लाया गया था कि यहाँ पे MAR और PAC बनाया जाएगा, उसको अभी तक क्रिएट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये आपका केसेस जो है ये पेंडिंग में है। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, और जो आर्टिकल यहाँ पे 371H है इसको यहाँ पे हटाना है, और आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे जो प्रोविज़न है 371A और 371G, इसको यहाँ पे नागालैंड और मिज़ोरम के साथ इसको लेकर रखना है। तो आप लोग को मिल जाएगा, जब आप लोग अगर इसको सर्च करोगे मेरे रिसोर्स पॉइंट में, पॉलिटी वाले लेसन में 371 आर्टिकल मैंने पूरी तरीके से पढ़ा रखा है। तो 371 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा कि ए से लेके पूरे 10 तक जो है यहाँ पे आपके हर एक स्टेट के बारे में यहाँ पे रखा गया है। तो हर एक स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, उसको यहाँ पे ए से लेकर पूरा जी तक है, तो जे तक है, ठीक है, ए से लेकर जे तक है। तो यहाँ पे आपका कहा गया कि ए में कौन सी स्टेट है, तो नागालैंड है, जी में कौन सा है, तो मिज़ोरम है, और एच में कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश ये चाहते हैं कि उनको जो अलग से यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न का दर्जा जो अलग आर्टिकल 371H में दिया गया था, उससे हटाकर उसको कहाँ रखना है, तो 371A में और 371G में रखना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें 371A और 371G में, तो स्पेशल प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ पे जो भी जैसे नागालैंड है ना, 371A और 371G कौन सा है, मिज़ोरम है। तो नागालैंड और मिज़ोरम में रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी रिलीजियस और सोशल प्रोटेक्शन की बात की जाती है। साथ ही उनका कानून और उनके जो राइट है लैंड को लेकर, उनका ओनरशिप हो उस ज़मीन को लेकर, या फिर ट्रांसफ़र भी करना है उस ज़मीन को, तो ये सारे जो हक होते हैं ना, वो यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत उनको दिया गया है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ आर्टिकल 271H में, तो स्टेट गवर्नर के पास यहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे स्टेट को लेकर लॉ एंड ऑर्डर में जो भी यहाँ पे आपका प्रोविज़न रखना है वो स्टेट गवर्नर को लेकर है, और ये सारे फंक्शंस इसी के रिलेशन के साथ यहाँ पे आपका आगे बढ़ता है। आर्टिकल 371 के बारे में हल्का फुल्का मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बट डिटेल में ज़रूर इसको देख लीजिएगा। इसके लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। हमारा चैनल है रिसोर्स पॉइंट UPSC, टेलीग्राम चैनल से भी आप आकर जुड़ सकते हो, सर्च कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि आप लोग को सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाते हैं जो भी मैं लेसन अपलोड करती हूँ, साथ ही जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं उसकी PDF भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आर्टिकल 371 है, 371 से लेकर जे तक है हमारे संविधान में, जिसमें कि स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है 11 स्टेट को कि वो अपने चीज़ों को, वो अपने जो भी एस्पिरेशंस है उसको वो मीट करने के लिए उनको पूरा कर सके। साथ ही वहाँ के जितने भी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और साथ ही जितना भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की तो सारी स्टेट आती है, उसके अलावा भी कुछ स्टेट है जिसको कि इस तरीके का स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो इस तरीके का स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 371 के तहत। अगर आज की डेट में हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के अंदर आता है, जिसमें सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये प्रोहिबिट किया जाता है कि आप आसानी से अरुणाचल प्रदेश में इंटर नहीं कर सकते, और इंटर करना है आपको तो एक इनर लाइन परमिट लेना होगा। इनर लाइन परमिट, इसको ILP भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में कि यहाँ पे कोई भी बाहर के लोग जो है आसानी से इंटर नहीं कर पाते, उनको ILP लेना पड़ता है। सो व्हाट इज़ दिस ILP, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर इनर लाइन परमिट की बात करूं तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है कि आप किसी भी स्टेट में जाके विजिट कर सकते हैं या फिर वो रह सकते हैं जो भी स्टेट में ILP सिस्टम रहे। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में ILP सिस्टम है, तो वहाँ पे अगर आप जाते हो या तो रहने के लिए जाते हो या फिर ऐसे ही घूमने के लिए जाते हो तो आपको पहले ILP लेना होगा। ब्रिटिश एरा रेगुलेशन में, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का है, यहाँ से ये इसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि ये कानून निकल कर आया है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, जो कि इसको इनर लाइन के तहत यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। बाद में मणिपुर को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ILP लेने के लिए, यानी कि आप अगर कौन कौन से स्टेट में ऐसा जाते हो जहाँ पे आपको ILP लेना ज़रूरी है, तो अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मिज़ोरम आ गया और साथ ही साथ मणिपुर भी आ गया। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
अगर हम लोग देखें कि फॉरेनर्स के लिए क्या है, और आईएलपी में सबसे बेसिक बात यह है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, नॉट फॉर फॉरेनर्स के लिए। बट फॉरेनर्स के लिए क्या होता है, हर एक फॉरेनर्स यानी कि सिटीजन ऑफ भूटान को छोड़ के, दिस इज़ एन एक्सेप्शंस, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सिटीजन्स ऑफ भूटान को छोड़कर सारे फॉरेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो चाहते हैं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया में वो विजिट करें या फिर वहाँ पे स्टे करें, तो उनको इस तरीके से स्पेशल परमिट लेने की ज़रूरत है, जिसको कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, इसको पीएपी कहते हैं या फिर आरएपी भी कहते हैं। ठीक है, ये रैप लेने की उनको ज़रूरत होती है और एक कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी से। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ये आईएलपी आपके लिए है क्योंकि आप इंडियन सिटीजन्स हो, बट अगर कोई भी फॉरेनर है, चाहे वो भूटान को छोड़ के, भूटान एक एक्सेप्शन में आता है, तो भूटान को छोड़ के बाकी और कोई भी कंट्री से आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे रैप लेने की ज़रूरत है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेने की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम या फिर मणिपुर में आकर रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, या फिर वो विज़िट करना चाहते हैं तो फाइन। अब आते हैं आगे, और अब हम लोग यहाँ पे 6 शेड्यूल की इतनी बातें हो रही है तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। हमारे संविधान में 6 शेड्यूल है जिसमें कि ये ट्राइबल कम्युनिटी को पावर दिया जाता है कि वो ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर करें, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है जो कि इस प्रोविज़न के अंदर है। ये है 80 mm, ये है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पे आपका मिज़ोरम है। मणिपुर यहाँ पे नहीं है, एमएम से आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 3 ऐसे हैं जो कि एमएम से है, मिज़ोरम, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर नहीं है, आसाम, त्रिपुरा है। तो अभी 4 स्टेट ऐसे हैं जिसको कि 6 शेड्यूल के अंदर रखा गया है। अब एरिया देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो कि रजिस्टर किया गया है एज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे वहीं के अथॉरिटी होते हैं और वो वहाँ पे उस एरिया में जिस तरीके का डेवलपमेंट का ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है, वो उस सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग आसाम की बात करें तो यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, करबी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है एंड दीमा हजाओ ऑटोनोमस काउंसिल है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो, खासी, जंतिया 3 हिल्स है, तो वैसे ही गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और खासी हिल वाला जो रीजन है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे चकमा कम्युनिटी रहते हैं, ट्राइबल पीपल है, तो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। फिर लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और मारा यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये चारों स्टेट के इस तरीके से जो भी वहाँ के ट्राइबल पीपल है वो अपना अलग अलग जो है एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाते हैं, जिसमें कि उस एरिया को जिस तरीके से डेवलप करना है और वहाँ की क्या नीड है, क्या एस्पिरेशंस है, वो वहाँ पे फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। 2 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो है 244 में क्या है कि एक स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया है कुछ सर्टेन एरिया का, जिसको कि हम लोग शेड्यूल एरिया कहते हैं या फिर ट्राइबल एरिया कहते हैं। वहीं अगर आर्टिकल 275 की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टैट्यूटरी ग्रांट प्रोविजंस यहाँ पे दिया गया है जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है। जैसे कि कुछ ग्रांट है जिसमें कि आप देखते हो कि कुछ स्पेसिफिक ग्रांट है, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पे दिया जाता है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है शेड्यूल एरिया में उसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पे ग्रांट दिया जाता है सेंटर के द्वारा। तो वो जो आर्टिकल के तहत दिया जाता है 275 आर्टिकल के तहत इस तरीके का स्टैट्यूटरी ग्रांट देने का प्रोविजन रखा गया है। फाइन, तो ये दोनों आर्टिकल याद रखना है। अब एडवांटेज देखते हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का इतने लंबे समय से ये डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दे, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा, तभी वो यहाँ पे इंक्लूड होने के लिए इस तरीके से जोर लगा रहे। तो क्या फ़ायदा होगा 6 शेड्यूल आने से, ये देखते हैं। 6 शेड्यूल के अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि पावर किस तरीके से डिवॉल्व हो रहा है, यानी कि हर एक स्टेट में पावर कैसा है उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। प्रिजर्व, प्रोमोट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जैसे कि आप देखते हो कि कुछ रीजन की अपनी कुछ कल्चर होती है, कुछ वहाँ की ट्रेडिशन होती है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। या फिर कोई एग्रीगेरियन राइट है, उनका एग्रीकल्चर है, उनकी ज़मीन है, वो वहाँ पर खेती करते हैं, तो इन सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपका मतलब कि ज़मीन का अधिकार भी है, या फिर अगर ट्रांसफ़र करना है किसी फंड को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्हांस किया जाता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग अभी 4 स्टेट है उसके बारे में देखें तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है ना, ये बॉडी होते हैं जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे बहुत सारी डिग्री दी गई है कि क्या मतलब होता है ऑटोनोमस का, और इसको आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अधीन भी रखा गया है। हर एक ऑटोनोमस, अगर हम लोग काउंसिल की बात करें
तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके 30 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 4 जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं और 26 यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। सारे जो है पावर में रहते हैं कब तक, तो इनका टोटल टेन्योर जो है 5 ईयर्स का है। तो यानी कि 30 आउट ऑफ 26 आउट ऑफ 30 कौन होते हैं, तो इलेक्ट होते हैं और 4 मेंबर को यहाँ पे गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। पहली तो यहाँ पे ये प्रोविज़न होती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे एक स्वतंत्र, ऑटोनोमस कहने का मतलब है कि स्वतंत्र वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। ऑटोनोमस रीजन भी होता है। अगर डिफरेंट स्केड्यूल कास्ट है, अगर डिफरेंट स्केड्यूल ट्राइब है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नर जो है पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है उस एरिया को डिवाइड कर सकते हैं और उनको ऑटोनोमस रीजन का भी दर्जा दे सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रीजन है वो यहाँ पे। लेजिस्लेटिव पावर भी है। ऑटोनोमस जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको एम्पावर किया गया है कि वो अपने कानून बना सकते हैं, और अप्रूवल किसका चाहिए, तो वहाँ के उस स्टेट के गवर्नर का चाहिए। तो कानून बनाने का भी अधिकार है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को। साथ ही लिमिटेड है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री का जो पावर है वो लिमिटेड है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है वो भी लिमिटेड है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को, काउंसिल को अगर इस तरीके का अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने यहाँ पे अपना कानून बना सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो यहाँ पे उनकी पावर तो लिमिटेड ही होगी। जुडिशियल पावर की अगर बात करें तो ये जो काउंसिल है ना, ये इसमें आपको विलेज कोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये इसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और जो भी केसेस का ट्रायल होता है वो यहाँ पे सुना जाता है। यानी कि जितने भी ट्राइबल पीपल के केसेस होते हैं वो सब ये इस कोर्ट के अंदर देखा जाता है, जो कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर आते हैं। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, वो यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं और उनको यहाँ पे हाई कोर्ट में जो जुरिस्डिक्शंस है वो हर एक केसेस को यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो स्पेसिफाइज होते हैं कि वो यहाँ पे हाई कोर्ट के हर एक केसेस को जुरिस्डिक्शंस के तहत यहाँ पे, तो जुरिस्डिक्शंस भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी वहाँ के ट्राइबल पीपल है, उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो उनकी ज़मीन के अधिकार को लेकर या फिर उनके कुछ एग्रीकल्चर इश्यूज़ निकल कर आते, तो वहाँ के जो हाई कोर्ट होते हैं, उस स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं, उनका जुरिस्डिक्शंस भी यहाँ पे इस केस को सुनने को रहता है, यानी कि वो भी यहाँ पे देखते हैं। रेगुलेटरी पावर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसमें आपका जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जाती है, सबसे पहला प्राइमरी स्कूल, उसके बाद डिस्पेंसरी, फिर है मार्केट, फेरीज़, फिशरीज़, रोड और सारी चीज़ जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आराम से इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है या तो यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। टैक्स रेवेन्यू अगर हम लोग कलेक्शन देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट और जो रीजनल काउंसिल है उनको यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि जो लैंड रेवेन्यू है, यानी कि जो ज़मीन है सारे ट्राइबल पीपल के पास, तो उससे जो रेवेन्यू आता है उसको वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। या अगर लगता है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो अथॉरिटी होंगे, अगर उनको लगता है कि कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस भी अप्लाई करना है, उस तरीके के लिवाई करना है उस तरीके के लैंड में, तो वो कुछ अलग से जो है एक स्पेसिफाइड टैक्स भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ग्रांट इन एड भी वो रिसीव कर सकते हैं, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिससे कि जो भी इस स्कीम का कॉस्ट है इसके डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड के लिए, रेगुलेटरी पावर के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए इनको मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि एडवांटेज की तो कमी नहीं है, यानी कि 6 शेड्यूल में आने से स्पेशल प्रोविज़न की तो यहाँ पे लाइन लग जाती है। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके पास पावर है कि आप कानून बना सको, पावर है कि आप यहाँ पे जो लोग हैं उनकी पूरी नीड जो है फुलफ़िल कर सको। साथ ही अगर उस एरिया में अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आपका फिशरीज़ के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में अलग से जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है। सरकार के द्वारा भी यहाँ पे फंड भी उनको मुहैया कराया जा सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मीन्स बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए अरुणाचल प्रदेश का है डिमांड है कि वो उनको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इशू है, इतना अच्छा तो सारा चीज़ नहीं होता। तो इशू क्या है, इशू है कि नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 6 शेड्यूल में जो ये लिया गया है, आप देखो कि जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसमें कि कुछ ही लोग इलेक्ट होकर आए हैं और वो पूरी तरीके से पावर अपने अंदर में कर लिए है। यानी कि आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होने चाहिए, बट उसमें क्या है ना कि वहाँ के लोग में, यानी कि आसाम में जो बोडो लैंड है, वहाँ के कुछ ही ट्राइबल पीपल है, मान लीजिए कि 12-15 लोग होंगे उसी काउंसिल में, और वो पूरी तरीके से पावर को अपने हाथ में रख लिया और अपने हिसाब से वो वहाँ के लोगों को चलाते हैं। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लेजिस्लेटिव पावर अगर स्टेट का देखें काउंसिल के ऊपर, तो जो भी यहाँ पे काउंसिल के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो यहाँ पे उसका तो ये आपका फिक्स है ना कि गवर्नर से आप असेंट लो, गवर्नर की हामी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस में आप देखोगे कि कोई भी तरीके का टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि इस तरीके का कानून बनाने के लिए गवर्नर चाहे तो एक दिन में भी वो हाँ कर सकते हैं, 1 महीने में भी हाँ कर सकते हैं, या फिर 1 साल में भी हाँ कर सकते हैं। तो यानी कि उस तरीके के कानून को बनाने के लिए जो है गवर्नर के पास एक लिमिटेड टाइम नहीं है कि आपको इतने टाइम में ही इस कानून को या तो हामी भरना है या तो रिजेक्शन करना है।
ये सेकंड इशू है। थर्ड है कि यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर को अलग से दिया गया है हमारे संविधान में, तो उसको लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि गवर्नर भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी व्यूज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो कोई कानून बनाना चाहते हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ देखने को मिलता है गवर्नर के द्वारा भी। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जो कस्टमरी कानून है ना उसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पे उसको लेकर भी यहाँ पे कोडिफिकेशन की कमी होती है, स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी होती है। जैसे कि ये सारे काउंसिल तो बना दिए जाते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल भी होते हैं और उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दे दिया गया है, लेकिन इतने बड़े अधिकार देने के लिए, यानी कि इतनी बड़ी अथॉरिटी देने के लिए कि आप कानून बना सकते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट में भागीदारी ले सकते हैं, आपको अगर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो भी आप सेंटर से ग्रांट ले सकते हो। लेकिन इतना बड़ा बड़ा काम स्टेप करने के लिए जो है आपको स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी। अगर आप कानून को बाकायदा जान रहे हो, लोगों की समस्या को समझ रहे हो, तभी आप अच्छी तरीके से कानून बना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो और वहाँ के लोगों की जो भी ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो यानी कहने का मतलब है कि स्किल्ड प्रोफेशनल की भी ज़रूरत है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे स्टेट है जिसमें कि आप देखते हो कि बेटर ना हेल्थ की फैसिलिटी होती है, ना एजुकेशन की फैसिलिटी होती है, तो फिर वहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी देखने को मिलती है। फिनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ऑटोनोमस काउंसिल की बात करें तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो है फंड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ कोई भी ओकेजनल स्पेशल पैकेज जो है वो सेंटर से लेते हैं, तो उनके पास कोई अपना फंड भी नहीं होता, वो फंड के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज डिपेंडेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ इश्यूज जो कि 6 शेड्यूल के साथ देखने को मिलता है। साथ ही लैक ऑफ डेवलपमेंट है। जैसे कि आप देखते हो कि 6 शेड्यूल में जितने भी स्टेट आते हैं, जैसे आपका यहाँ पे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जैसे और अदर स्टेट में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप बात करें तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स है, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा जैसे स्कीम्स को भी जो है बेटर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मनरेगा में क्या है कि 100 डेज़ का आपको गारंटीड जॉब मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं मिल पाता है। करप्शन तो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं है, जहाँ पे आपका जो है बहुत तरीके से बहुत इतना सारा इश्यूज़ है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सारे इश्यूज़ बताए गए हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक इलेक्टेड विलेज काउंसिल को क्रिएट करना चाहिए हर एक एरिया में, और साथ ही साथ जो है एक रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराना चाहिए। ग्राम सभा को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कानून के अंदर, और साथ ही साथ विमेन और जो अदर एथनिक माइनॉरिटीज़ है उनको इंश्योर कराना चाहिए। साथ ही ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जो प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, या फिर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, तो उसके लिए यहाँ पे बेटर तरीके से मॉनिटरिंग हो, यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी ज़रूरी है। फाइन, तो ये यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप 6 शेड्यूल पढ़ लिए हो और 5th नहीं पढ़े हो तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे बच्चों को तो कई साल लग जाते हैं इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने में, और अगर आपका कन्फ्यूज़न अगर थियोरेटिकल भी क्लियर हो जाता है ना, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हो। तो बेटर है कि आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से क्लियर हो। 6th शेड्यूल अभी तक मैं आपको बताई कि क्या क्या है। अब थोड़ा 5th शेड्यूल के तहत भी देख लेते हैं। 5th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, और इसमें कुछ शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसको कंट्रोल करने का बात किया जाता है, और एक्सेप्ट 4 जो कि आपका 6th शेड्यूल में है। तो 5th में कौन कौन से हैं? अभी तक देखोगे कि 10 स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। ये 10 ऐसे स्टेट है जिसको कि अभी 5th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो आप लोग इस पर एक बार गौर फरमाइएगा कि कहीं आपका स्टेट तो नहीं, अगर आपका स्टेट यहाँ पे 5th शेड्यूल में आता है तो फिर आपके जो है इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रेसिडेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं जिनको उनको लगता है कि शेड्यूल एरिया है, और गवर्नर को ये एम्पावर किया गया है कि वो इस तरीके के एप्लीकेशंस जो है वो पार्लियामेंट को दे सकते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दे सकते हैं, अगर किसी भी तरीके का स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन करना है तो। ठीक है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है ना, वो अगर स्टेट में ऑपरेट हो रहा है तो इसको 5th शेड्यूल एरिया के तहत इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और साथ में जो पेसा एक्ट है, जिसको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 का कह रहे हैं, उसको यहाँ पे जो पंचायती राज प्रोविज़न है ना, उसको 5th शेड्यूल एरिया में भी एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ। तो पेसा एक्ट भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि कैसे 6th शेड्यूल एरिया जो है वो 5th शेड्यूल एरिया से डिफरेंट है।
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो ऑटोनॉमी है यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता है वो 6 शेड्यूल में देखने को मिलेगा। ग्रेटर पावर जो है वो यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है कानून बनाने का, बहुत सारे सब्जेक्ट में है 6 शेड्यूल के अंदर। वहीं अगर हम लोग 5th शेड्यूल के अंदर देखें तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसमें कि सिर्फ एडवाइजरी पावर है। कहने का मतलब है कि 5th शेड्यूल में सिर्फ एडवाइस दिया जा सकता है, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो अपना कानून बना सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है। दूसरा, अगर हम लोग 5th शेड्यूल के काउंसिल में देखें तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएशन है। वहीं अगर 6th शेड्यूल में देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोडक्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये आपका जो है 6th शेड्यूल लाया गया था, इनबिल्ट है ये, लेकिन बाद में इसको जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा 5th शेड्यूल बनाया गया है। तो ये सबसे पहले है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिकार होता है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है कि अगर फिनेंशियल पावर की बात करें कि यहाँ पे बजट बनाना, तो ये 6th शेड्यूल में है कि वो अपना बजट बना सकते हैं, लेकिन ये 5th शेड्यूल में नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वो रिसीव भी फंड करते, यानी कि फ़ंड भी रिसीव करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कि कुछ वो स्कीम को अपना फाइनेंस कर सके, जैसे कि डेवलपमेंट का स्कीम हो या फिर हेल्थ की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो या फिर रोड की स्कीम हो। तो यहाँ पे 6th शेड्यूल में ये भी पावर है कि वो यहाँ पे फ़ंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिसीव भी कर सकते हैं, बट ये आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? 5th शेड्यूल में। सो ये आपका 4 बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी जो है 6th शेड्यूल में ज़्यादा है। सेकंड है कि ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, बाद में इसको क्रिएट नहीं किया गया। थर्ड है कि फिनेंशियल पावर भी है कि वो अपना बजट बना सकते हैं। एंड फोर्थ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड भी रिसीव डायरेक्टली कर सकता है 6th शेड्यूल। तो ये 4 पॉइंट है जिसमें कि आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये डिमांड लाया गया कि उस स्टेट को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, ना कि 5th शेड्यूल में। फाइन। तो दीज आर ऑल अबाउट द शेड्यूल। आई होप कि आपको ये भी आर्टिकल अच्छे से समझ में आया। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको एन आ रहा है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करें तो पहली बार इसको बजट 2020 में ही प्रपोज किया गया है। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे, वो भी किसके रिक्रूटमेंट के लिए? तो नॉन गस्टेड जो पोस्ट है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक में, नॉन गस्टेड पोस्ट, उसके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सेंक्शन भी किया गया है, यानी कि यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे आपका एनआरए के लिए दिया गया है, वो भी 3 साल के लिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये एनआरए है क्या, इसमें क्या क्या की फीचर्स रखी गई है। तो एनआरए जो है एक सोसाइटी है जिसको कि रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, और इसको हेड किया जाता है जो यहाँ पे रैंक ऑफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, साथ ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी के एग्ज़ाम आप लोग में भी देते होंगे तो वो उनके होंगे, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग जो कि आईबीपीएस का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, पीओ होता है, क्लर्क होता है, बहुत सारे बैंकों की एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो अब इनका भी बाप यहाँ पे खड़ा हो गया है जिसको कि एनआरए कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका बैंकों के लिए, आरआरबी के लिए, कहने का मतलब है रेलवे वाले आरआरबी, बैंक वाला नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एसएससी का जितनी भी एग्ज़ाम होती है, ये तीनों एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा किसके द्वारा? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, और ये तीनों के द्वारा आपको नॉन गस्टेड पोस्ट मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सीईटी की बात करें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये 1 साल में 2 बार होगा, और डिफरेंट सीईटीज़ जो है वो डिफरेंट लेवल पे होगा। एक तो ग्रेजुएट लेवल पे होगा जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, या फिर जब आप 12th पास करोगे तो उस समय भी आप दे सकते हो, एंड आप लोग 10th पास करने के बाद भी इसको दे सकते हो। तो 3 लेवल पे यहाँ पे होगा। इनिशियली जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 3 एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, सिर्फ और 3 एजेंसी में होगा, जैसे कि आप आरआरबी जो रेलवे वाला है, बैंक वाली है, और एसएससी वाले है। बाद में इसको और भी फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए इसको और भी एक्सटेंड किया जाएगा, बट इनिशियली जो अभी स्टार्ट हुआ है ये सिर्फ 3 एग्जाम के लिए ही हुआ है। एग्जामिनेशन जो है वो 12 लैंग्वेज में होगा, तो ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंट 12 लैंग्वेजेस में होगा। अगर हम लोग इस टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट लेवल टेस्ट है जिसमें कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये जो स्कोर होगा ये अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, यानी कि अब तो एग्ज़ाम आप लोग साल में 2 बार दे पाओगे, और साथ ही साथ जो आपको स्कोर मिलेगा वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा, कि उसके बेसिस पे आप कहीं भी पोस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखते हैं कि ठीक है एनआरए तो बना दिया गया, बट स्टूडेंट के लिए किस तरीके से ये एडवांटेज है ये समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग के लिए कैसे ये एडवांटेज है? सबसे पहला है कि पहले अब क्या होता है, अभी भी आप लोग देते हो कि मल्टीपल एग्जामिनेशन,
बैंक की दे रहे हो तो बहुत सारी SSC में आप लोग बहुत सारी, रेलवे के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये मल्टीपल एग्जामिनेशन को हटाया जाएगा। सिर्फ 2 एग्ज़ाम एक साल में कंडक्ट कराया जाएगा और सिंगल ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। साथ ही सेकंड है कि यहाँ पे 1000 सेंटर्स होंगे। अब हमारे इंडिया में सेंटर्स भी बढ़ेंगे। सेंटर बढ़ने से क्या होगा कि आप लोग को इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग को ट्रैवल करना पड़ता है, अब वो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी हो वहीं पे आप जाकर आराम से ऑनलाइन टेस्ट ये दे सकते हो। तो अब आपको ज़्यादा जो है ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट होती है, विमेन कैंडिडेट होती है, जब उनको दूसरे स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पर दे दिया जाता है तो वो मे भी ट्रैवल करके नहीं जा पाती है, ठीक है। तो अब उनके लिए आसान है कि उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप अपनी ही जगह पे एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखो कि एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल फ़ी होगा, और यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन, जैसे आप लोग हर एक बैंक के एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट देते हो, SBI के लिए IBPS के लिए, PO के लिए अलग, क्लर्क के लिए अलग, और ना जाने कितने सारे होते हैं। आई डोंट नो, मैं इतने डिटेल में नहीं जानती, बट बहुत सारे बैंक एग्ज़ाम होते हैं, इतना जानती हूँ। तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट फ़ीस देते हो। तो अब ये फ़ीस का जो बर्डन है वो ख़त्म होगा, क्योंकि ये एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है कि अगर लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, UPSC में फॉर्म भरते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप लोग बैंक वगैरह, रेलवे वगैरह, या फिर आप लोग अगर SSC की फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए कि कितनी बार यहाँ पे पैसे वगैरह दे, तो फिनेंशियल बर्डन यहाँ पे बच्चों की कम हो पाएगी। साथ ही यहाँ पे अवेयरनेस फैसिलिटी भी होगा। यहाँ पे जो रूरल एरिया में जो बच्चे होंगे उनको फैमिलराइज कराया जाएगा, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे पाओगे, क्योंकि बहुत हिचकते हैं आप लोग। अगर कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ों से अगर फैमिलियर हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक बार सोच के देखिए कि उन बच्चों के लिए जो कि अभी तक कभी भी लैपटॉप नहीं चलाए, कभी मोबाइल नहीं चलाए, तो वो लोग बहुत हेजिटेट फील करते हैं कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम देना है। तो उन लोग के लिए एक अवेयरनेस यहाँ पे चलाया जाएगा, अवेयरनेस फैसिलिटी होगी, और साथ ही साथ उनको इस तरीके का जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना है। तो बच्चों के लिए तो ओवरऑल ये एक मेजर थम्स अप आप कह सकते हो, ब्रावो है, बहुत ही अच्छा है ये। अब एडवांटेज इंस्टीट्यूशन के लिए देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि एग्ज़ाम सेंटर पे हर एक एग्ज़ाम के लिए आप देखते हो कि एग्ज़ाम सेंटर जो है बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं, तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये एग्ज़ाम सेंटर का खर्चे कम हो पाएंगे, साथ ही साथ उनकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। और सेविंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल एस्टिमेट लगा के 600 करोड़ तक का सेविंग होगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो हर एक साल एडवर्टाइज होते हैं, जिसमें कि 2.5 करोड़ एस्पिरेंट जो है वो वेरियस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो सिंगल अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो इससे क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट साइकिल है ना, ये आपका कम हो पाएगा। साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा और रिक्रूटमेंट साइकिल में एफिशिएंसी आ पाएगा। यानी कि एक सिंगल एग्जाम अगर कंडक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस है कि इसी में जितने भी बच्चों को यहाँ पे आपका जो फ़ी है, वन टाइम फ़ी देना पड़ेगा, और साथ ही वन टाइम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और साथ ही आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगा और एफिशिएंसी भी आएगा, अच्छी तरीके से लोग काम भी कर पाएंगे। तो ये सारे यहाँ पे एडवांटेजेस है जो इंस्टीट्यूशन के लिए भी बताया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग NRA के बारे में देखें तो बहुत ही अच्छी ये आपकी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ये अब आने वाली है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का लेसन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। बट आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा जो भी मैं पूछी हूँ, और कल भी आपसे पूछूंगी ये 3 आर्टिकल से, तो इसको भी अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और अगर नहीं समझ में आए कुछ भी, अगर डाउट क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर इसी के साथ लेसन अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, और साथ ही साथ तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप फ्री होकर कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नेक्स्ट लेसन की वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। सो थैंक यू।